जो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखेंगे न्यूमेरिकल्स जो इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड हैं। वैद्युत धारा न्यूमेरिकल्स को देखते हैं। पहला न्यूमेरिकल है दो तारों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर परिणामी प्रतिरोध 25 ओम हो जाता है। कितना हो जाता है? 25 ओम। तथा समानांतर क्रम में जोड़ने पर 4 ओम हो जाता है। प्रतिरोधों की अलग अलग मान आपको बताना है। तो इसमें दिया है कि श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तब कितनी वैल्यू हो जाती है, और समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है तब कितनी वैल्यू हो जाती है, और हमको बताना है कि उनकी वैल्यूज कितनी हैं दोनों प्रतिरोधों की। तो देखते हैं, एज्यूम करते हैं, मान लेते हैं कि हमारे प्रतिरोध R1 है और R2 हैं। तो जब इनको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो R1 प्लस R2 हो जाएगा, और समानांतर क्रम में जब जोड़ेंगे तब 1/R1 प्लस 1/R2 हो जाएगा। करेक्ट। तो R1 प्लस R2 की वैल्यू हमको दिया है 25 ओम है। तो R1 प्लस R2 कितना हो गया? 25 ओम। समांतर क्रम में जब जोड़ते हैं 1/R1 प्लस 1/R2 कितना हो गया? R1 मल्टीप्लाई बाई R2, R1 प्लस R2 अपॉन R1 मल्टीप्लाई बाई R2 विच इज इक्वल टू 1/4। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गिवन है 4 ओम। अब इसको जब आगे सॉल्व करते हैं, R1 प्लस R2 की वैल्यू हमको मालूम है 25 ओम। 25 ओम अपॉन R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 1/4। सो R1 R2 कितना हो गया? इज इक्वल टू 100। 25 से 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा और क्रॉस मल्टीप्लाई में R1 मल्टीप्लाई 1, तो ये कितना हो जाएगा? R1 R2 इज इक्वल टू 100। अब देखिए, अब हमको यहाँ पे समझना ये है कि R1 और R2 की वैल्यू हमको दी है। अगर हमको R1 माइनस R2 की वैल्यू पता चल जाए तो हमको हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। लेकिन R1 और R1 माइनस R2 की वैल्यू हमको नहीं गिवन है, तो हमको क्या करना है? R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस 4R1 R2। ये जो इक्वेशन है ये याद रखना है। कभी भी देखिए, गिवन में जब R1 प्लस R2 दिया है तो R1 माइनस R2 हमको अगर मालूम हो जाता है तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो जो इक्वेशन ये वाला है ये काफ़ी प्रॉब्लम्स में आपको काम आने वाला है, तो इसको याद कर लीजिए। ये जो इक्वेशन है R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू R1 प्लस R2 मालूम है 25 का स्क्वायर माइनस 4R1 मल्टीप्लाई बाई R2, ये प्रोडक्ट भी हमको मालूम है, तो ये कितना हो गया? 100। सो 24 का स्क्वायर इज 625 माइनस 400, ये कितना हो गया? 225। 225 किसका स्क्वायर है? 15 का। सो R1 माइनस R2 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर ऊपर से कैंसिल हो गया। R1 माइनस R2 कितना हो गया? 15। R1 प्लस R2 हमको दिया है 25, R1 माइनस R2 हमने पता लगा लिया 15। R2 दोनों कैंसिल हो जाएगा। 2R1 R1 प्लस R2 कितना हो गया? 2R1 इज इक्वल टू 25 और 15 40। सो R1 की वैल्यू हमको मिल गई 20 ओम। R1 की वैल्यू जब 20 ओम मिल गई, दोनों का जोड़ कितना है? 25 है, तो R2 कितना हो जाएगा? 5 ओम। देखते हैं आप सेकंड, दूसरा वाला न्यूमेरिकल क्या है। दूसरा न्यूमेरिकल में दिया जा रहा है एक बेलनाकार तार को खींचकर उसकी लंबाई 10% बढ़ा दी जाती है। इस तार के प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि की गणना कीजिए। सो तार है आपका कोई, उसको खींच दिया जा रहा है और खींच के उसकी लंबाई कितनी बढ़ा दी जा रही है? 10% उसकी लंबाई में वृद्धि हो रही है। तो जब उसकी लंबाई में वृद्धि हो रही है तो उसका क्षेत्रफल भी बढ़ेगा। जब इसको खींचेंगे तो क्या होगा? क्षेत्रफल भी बढ़ेगा, और उसका आयतन क्या होगा? आयतन भी बढ़ेगा ना। सो आयतन भी बढ़ेगा। तो इसी हिसाब से हम देखते हैं कि तार की जो हमारी लंबाई है क्या हो गया? L, और लंबाई में वृद्धि कितनी है? 10% बढ़ा रहे हैं। लेकिन किसका 10%? L का 10%। तो 10% ऑफ L कितना हो गया? L मल्टीप्लाई बाई 10% ऑफ L, तो कितना हो गया? 0 से 0 कैंसिल हो गया। तो ये क्या हो गया आपका? L बाई 10 कितना हो गया? L बाई 10। अब इसके बाद में खींचने के बाद तार की लंबाई कितनी हो जा रही है? मान लीजिए पहले L थी, इसके बाद में L1 हो गई। सो जो L में है ये 10% किस में जुड़ रहा है? L में जुड़ रहा है ना। L प्लस L/10 वो हो गया नई लंबाई हमारी L1 कितनी हो गई? L प्लस L/10 जब करोगे तो आ जाएगा आपका 11/10L। तो ये हो गई हमारी खींचने की बाद जो नई लंबाई है L1 इज इक्वल टू 11/10L। अब देखते हैं इसका प्रारंभिक क्षेत्रफल क्या था? A। इसके बाद खींचने पर क्षेत्रफल मान लीजिए A1 हो गया। ठीक। अब तार का आयतन जो था पहले V विच इज इक्वल टू AL1। तार का जो आयतन है क्या है? V, और ये
AL1 कहाँ से आया? ये देखिए, जब इस तार को हम खींच रहे हैं, खींचने के बाद में जब इस तरह से ऐसे आगे से देखेंगे तो ये क्या हो गया, गोल रहता है आगे से, तो उसका एरिया हो गया। और वो एरिया जो है कहाँ तक है, उसकी लंबाई। जब एरिया और L को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, पूरा आयतन मिल जाएगा। और ये पूरा पहला आयतन हमारा AL है, और जो खींचने के बाद हुआ नया A1 और L1, वो क्या हो गया, A1 और L1। तो इस तरह से हम जब A1 की वैल्यू निकालेंगे तो A1 क्या हो जाएगा, ये L1 AL के नीचे चली जाएगा, AL बटे L1। अब हमको मालूम है कि L1 की वैल्यू क्या है, 11/10L। तो जब L1 की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो 10 ऊपर चली जाएगा, 11L नीचे आ जाएगा। सो AL मल्टीप्लाई बाई 10 अपॉन 11L, L से L कैंसिल हो जाएगा, और इक्वल टू 10/11A। ये हमारा नया क्षेत्रफल है। अब देखिए, हमको पता क्या लगाना है इसमें, प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि पता लगानी है। तो प्रतिरोध का हमको फॉर्मूला मालूम है, सूत्र R इक्वल टू रो L/A। सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A है। तो इसमें पहला जो हमारा रेजिस्टेंस है वो R1 है, बटे R, जो ओरिजिनल था R है, उसको खींचने के बाद क्या हो गया, R1। तो R1 बराबर क्या हो जाएगा, L1/A1, और R क्या है, L/A। तो जब आगे करेंगे तो L1/L मल्टीप्लाई बाई A ऊपर चली जाएगा, A1 नीचे आ जाएगा, A/A1। अब हमको L1 की वैल्यू मालूम है। L1 की वैल्यू कितनी है, 11/10L, 11/10L। और A1 की वैल्यू मालूम है। A1 की वैल्यू क्या है, 10/11A। 10/11A में 10A नीचे आ जाएगा, 11 ऊपर चली जाएगा, A से A कैंसिल हो जाएगा, L से L कैंसिल हो जाएगा। 11 मल्टीप्लाई 11 कितना होगा, 121 बटे 10 × 10 100। तो ये कितना आ गया, 121/100। अब हमको पता लगाना है प्रतिशत वृद्धि की, प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई है। तो परसेंटेज कैसे पता लगाएंगे, R1/R। ये जो हमको मिला है ये रेशियो किस चीज़ का है, प्रतिरोध में वृद्धि कितनी हुई है, R1/R। ये हमारा पहला था, और खींचने के बाद में R1 जो नया प्रतिरोध, -1 मल्टीप्लाई बाई, इसको क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई बाई 100। तो कितना हो जाएगा हमारा, 121 - 100/100। तो 100 कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा आपका, 21%। तो आपको क्या करना है, दोनों प्रॉब्लम ध्यान से देखना है। इसी तरह के ट्रिकी क्वेश्चन जो हैं आपको पूछे जाते हैं एग्जाम्स में।